अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर खुशामदीद। सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर आगे मूव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक से आगे मूव करते हैं, जिसके अंदर हमने जॉइंट्स और स्केलेटन को डिस्कस किया था। जॉइंट एंड स्केलेटन को डिस्कस करने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम जॉइंट को डिस्कस करते हैं तो यकीनन जॉइंट के साथ साथ कोई ना कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ या फिर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। आज का चैप्टर या आज का लेक्चर टॉपिक के हवाले से आपका डिफ़ॉर्मिटीज़ और डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन पर बेस करता है। याद रखिए कि जब हम डिफ़ॉर्मिटीज़ या फिर डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन की बात करते हैं तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि उस जॉइंट्स में या उन जॉइंट्स में जो कि आपके पास मौजूद हैं आपके बोन्स के अंदर 306 की बेस पर। आप जानते हैं कि आपके पास जो है वो 306 जॉइंट्स मौजूद हैं। अब इन जॉइंट्स के अंदर कोई ना कोई या किसी न किसी वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से, किसी जेनेटिकल बेसिस की वजह से, या फिर मुमकिन है कि किसी विटामिन या फिर इसी तरीके से किसी और डेफिशिएंसी की वजह से आपके जॉइंट्स के अंदर कोई ना कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ या डिसऑर्डर बेस कर जाए, और वो जब इतना ताकतवर हो जाए कि आपकी जॉइंट्स को या आपकी बोन्स को मूव कराने में मददगार साबित न हो और मूव करने न दे, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके नी जॉइंट के अंदर जो लिगामेंट मौजूद है यानी लिक्विड पार्ट मौजूद है और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाए, और आपका जो लिक्विड के दरमियान में लिक्विड के साथ जो लिगामेंट के साथ जो कार्टिलेज का पोर्शन मौजूद है, सॉफ्ट बोन का, जो इन दो जॉइंट्स को आपस में फ्रीली मूव कराता है, वो किसी वजह से क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए, टूट जाए, या फिर आपकी जो दो हड्डियां हैं वो किसी वजह से इंक्रीज़ कर जाए। इंक्रीज़ करने से ये मुराद है कि उसके अंदर वो इतनी वीक हो जाए, पोरस हो जाए कि उसका शेप चेंज हो जाए, और शेप चेंज होने की वजह से वो कार्टिलेज जो है वो क्या हो जाए, रगड़ रगड़ कर ख़त्म हो जाए, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आपका नी जो है वो बेंड होने में, उठने बैठने में, मूव होने में, चलने फिरने में क्या होगा, आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम इसी पर बात करेंगे कि डिफ़ॉर्मिटीज़ या फिर डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन क्या होते हैं। आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो सपोर्ट एंड मूवमेंट है। सेकेंड ईयर के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर को, और हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ज़ूलॉजी बेस करता है। आइए स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। आप अपने पास 6 मुख्तलिफ़ पिक्चर्स देख रहे हैं। अब इन 6 मुख्तलिफ़ पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट डिजीज़ आपको नज़र आ रही हैं। पहले में देखिए कि एक बच्चे का माउथ या बकल कैविटी जो है वो ओपन है, और उस बकल कैविटी के अंदर उसका अपर जॉ जो है उसके अंदर आपको होल नज़र आ रहा है, कटा हुआ नज़र आ रहा है। या तो अपर जॉ का कटा हुआ होना, या फिर उसके नीचे पिक्चर देखिए जिसके अंदर अपर लिप 2 पोर्शन से कटा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन होता है। अमूमन ये जो होता है ये जेनेटिकल बेस होता है, यानी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जिसे आप जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिकल बेसिस के ऊपर ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को डिस्कस करते हुए हम इसे पढ़ते हैं। अब ये कहता क्या है कि ये कहता है कि इस डिज़ीज़ को या डिफ़ॉर्मिटीज़ को क्लिफ्ट पैलेट कहते हैं।
क्लिफ पैलेट क्या होता है? इन विच द सीलिंग ऑफ द बकल कैविटी, बात समझ में आ रही है? या अपर लिप जो है या अपर जॉ जो है उसमें सीलिंग होगी, कटा हुआ होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिनके सर छोटे हैं। नीचे वाली पोर्शन के अंदर आपको 2 बच्चियाँ नज़र आ रही हैं और ऊपर वाले पोर्शन के अंदर जो है वो आपको 2 लड़के हैं और एक लड़की नज़र आ रही है जिसने दुपट्टा पहना हुआ है। इनके सर छोटे हैं। देखिए बच्चों, जब हम इसे पढ़ते हैं ना तो हमें माइक्रोसेफेली पढ़ना पड़ता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, सेफेली स्कल से है, यानी इन विच द साइज ऑफ द स्कल इज़ रिड्यूस्ड। जेनेटिकल बेस है, अगेन ट्रांसफ़र होता है, वेरी करता है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर, उनकी जनरेशन के अंदर, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि वेरी करता है कहाँ से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ। और इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये आर्टिफिशियल भी होता है। वो कैसे? कि जो बच्चे बचपन में किडनैप हो जाते हैं या हॉस्पिटल से किडनैप हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, तो ये कुछ लोग इन्हें किसी फ़कीर को बेच देते हैं, किसी माफिया को बेच देते हैं। वो करते क्या हैं कि एल्युमिनियम का, लोहे का एक रॉड, ठीक है जी, वो इन बच्चों के सरों में डाल देते हैं, स्कल में डाल देते हैं। जैसे आप पट्टी बांधते हैं ना, अगर आपको माथे पे चोट लगी और आपने पट्टी बांधी है तो आप जिस तरीके से पट्टी बांधते हैं इस तरीके से वो इनके स्कल के अंदर जो है, स्कल के होल के ऊपर जो है उसे डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे का स्कल इंक्रीज़ नहीं करता, वो वैसा का वैसा ही छोटा रहता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो बच्चा जो है, क्योंकि उसका स्कल इंक्रीज़ नहीं करता, तो वो उसी सिनेरियो में रहता है जो सिनेरियो वो बचपन में उसके साथ हो रहा होता है। और बचपन का यानी क्योंकि उसका माइंड जो है वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से उसका सर जो है वो छोटा रहता है। और इनसे अमूमन जो है वो ये लोग पैसे मंगवाते हैं, भीख मंगवाते हैं और कोई काम करवाते हैं, यानी कि हाथ पैर भी तोड़ दिया इनका और क्या नाम उसका, इन्हें सड़क पर बिठा दिया। इसकी वजह से लोग जो हैं वो इन्हें पैसे देते हैं और इन माफियाओं का जो है वो कारोबार चल रहा होता है। साइड पिक्चर के अंदर आपको 2 स्कल्स नज़र आ रही हैं, एक नॉर्मल स्कल है और एक उसके अंदर आप देखिए साइड के अंदर माइक्रोसेफेली नज़र आ रहा है आपको। नॉर्मल स्कल का आप स्कल देखिए कंप्लीट स्कल है, जबकि आप माइक्रोसेफेली वाले बच्चे का स्कल देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि उसका स्कल जो है वो रिड्यूस हुआ हुआ है और छोटा हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इन बच्चों की शक्ल जो है वो छोटी रह जाती है। ये नीचे 2 बच्चियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इस तरीके से इन बच्चों का जो है वो छोटा सा मुंह रह जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्हें क्या नाम उसका डोले शाह के बच्चे भी कहा जाता है, क्योंकि अमूमन आपको ये कब्रिस्तान ऐसे पीर फ़कीरों की कब्रों के ऊपर जो है वो आपको नज़र आ जाते हैं। इस तरह के बच्चे आपको मिल जाते हैं। साइड में आप देखें एक आपको हाथ नज़र आ रहा है, लेफ़्ट हैंड आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर फिंगर्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बेंड हुई हुई हैं। इस बीमारी को आर्थराइटिस कहा जाता है। ये आर्थराइटिस क्या करता है? स्वेलिंग करता है आपके जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से आपका जॉइंट जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इन पिक्चर्स के हवाले से। आइए ज़रा हम आगे चलते हैं और इन डिजीज़ को पढ़ते हैं कि ये डिजीज़ या डिफॉर्मिटीज़ जो है वो क्या क्या हैं। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन को डिस्कस करते हुए हम इसे 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिस्कस करते हैं। एक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की बेसिस के ऊपर जो कि पेरेंट्स से या फिर एंसेस्टर से उनके डिसेंडेंट के अंदर, यानी आने वाली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हुआ हो। हार्मोनल डिसऑर्डर की बेसिस के ऊपर हम पढ़ते हैं कि हार्मोन जो है वो सही तरह से
क्या हो रहे हो, रिलीज़ न हो रहे हो, या फिर हार्मोन की तादाद इतनी बढ़ गई हो जिसकी वजह से डिज़ीज़ हो गया। अमूमन जो है वो बाज़-औक़ात ये ओल्ड एज के अंदर आपको जो है वो नज़र आता है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। आजकल यंग जनरेशन के अंदर भी जो है ये बहुत वासी मकदार के अंदर पाया जा रहा है। मैल न्यूट्रिशन, हमें पता है कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज़, इसी तरीके से आपका जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से हर किसी को वो फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा जिससे उसकी न्यूट्रिएंट्स पूरी हो सके या न्यूट्रिशनल प्रोसेस उसका पूरा हो सके। उसमें विटामिन की कमी आ रही है, कैल्शियम की कमी आ रही है, क्योंकि उन्हें वो फूड ही नहीं मिल रहा, एग नहीं मिल रहा, मिल्क नहीं मिल रहा। इसी तरीके से और दूसरी जो चीज़ें हैं जिनसे उनको विटामिन्स मिल सकते हैं, जिनसे उनको कैल्शियम मिल सकता है, जिनसे उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ख़त्म हो सकती है। इवन उनको तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, उन्हें साफ़ पानी भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं दुनिया के अंदर। इस पर बात नहीं की जाती, लेकिन हमें पता है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से आप एक नॉर्मल बच्चे को अपने सामने रखें और एक माल न्यूट्रिशन बच्चे को अपने सामने रखें तो वो आपको बिल्कुल एक स्केल नज़र आएगा। उसके पसलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, उसके अंदर की जितनी हड्डियाँ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। सिर्फ उस हड्डियों के ऊपर एक चमड़े की लेयर लगी भी नज़र आ रही होगी, बाकी उसके अंदर मांस का कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक क्लेफ्ट पैलेट को डिस्कस करते हैं, मैक्रोसेफेली को डिस्कस करते हैं और आर्थराइटिस को डिस्कस करते हैं। ये तीनों डिजीज़ जो हैं या डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो जेनेटिकल डिसऑर्डर की बेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं, ये जेनेटिक है। क्लेफ्ट पैलेट क्या है? सीलिंग ऑफ द बकल कैविटी। सीलिंग यानी कि सुराख का होना, लाइन का होना, या फिर 2 पोर्शंस के अंदर डिवीजन का होना। बकल कैविटी यानी आपका माउथ या फिर अपर लिप। बात समझ में आ गई? बाज़ औक़ात अपर लिप के अंदर होता है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनका अपर लिप कटा हुआ होता है और उनकी क्या हो रही होती है, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो उनकी अल्लाह आपका भला करे ऑपरेट किया जा रहा होता है उन्हें, और उसकी वजह से उनको नॉर्मल किया जा रहा होता है उनके लिप्स को। इसी तरीके से माइक्रोसेफेली रिड्यूस द साइज़ ऑफ द स्केल, जिसके अंदर जो है वो स्केल जो है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और कर भी दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह से आर्थराइटिस, स्वेलिंग एंड पेन इन द जॉइंट्स, उसके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाए। स्वेलिंग होना शुरू होती है तो स्वेलिंग होने के साथ साथ जॉइंट जो है वो क्या करता है, इस कदर स्वेल हो जाता है। स्वेल होने के साथ वो अपने अंदर यानी कि 2 जॉइंट्स जहाँ पर जुड़ रहे होते हैं वहाँ पे हल्का सा पोर्शन होता है कार्टिलेज का, वो कार्टिलेज के पोर्शन को ख़राब करना शुरू करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो जॉइंट होता है उसके स्वेलिंग होने की वजह से, स्वेलन होने की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता। यानी कि आप मिसाल के तौर पर नी है आपका जो है वो आपके मेटाकार्पल्स हैं, जो कि आपके मेटाकार्पल्स हो गए। इसी तरीके से आपके टार्सल्स हो गए, सोल वाला पोर्शन हो गया, नी वाला पोर्शन हो गया। ये सारे के सारे वो जगह हैं जहाँ पर आपको आर्थराइटिस बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर के अंदर जो है वो आप ऑस्टियोपोरोसिस को पढ़ते हैं। अब जब हम ऑस्टियोपोरोसिस को पढ़ते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज डिजीज़। इसे ओल्ड एज डिजीज़ भी कहा जाता है। अब यकीनन जब ओल्ड एज डिजीज़ है तो हम ये देखते हैं कि बहुत, क्योंकि ओल्ड एज जो है वो खुद ही बीमारियों का जो है वो ज़रिया बनना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हार्मोन जो है वो प्रॉपर्ली सेक्रीट नहीं हो पाते
और इसे हम जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। होता क्या है, इसके अंदर बोन्स जो हैं वो थिन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। द बोन्स बिकम थिन एंड पोरस, ठीक है जी। इसी तरह से वीक भी हो जाती है। स्पेशली कौन सी होती है, वुमेन के अंदर इफ़ेक्ट होता है उसके हिप बोन पर, रिस्ट बोन पर, वर्टिब्रा पर, जिसकी वजह से हम इसे कॉमनली कहते हैं ओल्ड एज डिजीज़, या फिर ये ज़्यादा कॉमन होता है वुमेन के अंदर एज़ कम्पेयर टू मेन के अंदर, क्योंकि उनका आप देखें कि कुछ अरसे के अंदर जो है अगर वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है वुमेन्स के अंदर, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, तो उसी के साथ साथ उनके हिप बोन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती हैं। उनकी वर्टिब्रा जो है वो सही तरह से फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा होता, रिस्ट में उनको जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और इसका दूसरा आंसर जो है वो आजकल की जनरेशन के अंदर वर्टिब्रा में जो प्रॉब्लम आ रहा है, हिप बोन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह नॉर्मल डिलीवरी से हटकर जो है वो सिजेरियन पर चले जाना, यानी ऑपरेट करवाने पर चले जाना, जिसके अंदर आपके जो है वो बैकबोन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि आप जो है वो सुन रहे, आपको जो है वो महसूस ना हो सके ड्यूरिंग ऑपरेट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके कार्टिलेज के अंदर जाके सुइयाँ लगती हैं, तो वो कार्टिलेज जो है अपनी जगह से जो है वो वर्टिब्रा जो है वो अपनी पोजीशन को फिर जो है वो चेंज करता है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि आपने वहाँ पर क्या नाम उसका, एक नॉर्मल चीज़ से हटकर बाहर से आपने उसको इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो आपके आगे वाली ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। तो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस आपकी बोन्स को वीक कर देता है, पोरस कर देता है। पोरस का मतलब होता है सुराखी याफ्ता, यानी आपका जो बोन है वो इस काबिल ही नहीं रहती कि वो जो है हार्ड शेप के अंदर रहें, स्ट्रॉन्ग शेप के अंदर रहें, इसीलिए हम इसे ओल्ड एज डिजीज़ भी कहते हैं। माल न्यूट्रिशन पर अगर हम बात करें तो माल न्यूट्रिशन जो है वो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम है, ठीक है जी, यानी कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अमूमन हम इसे जो है वो डिस्कस करते हैं रिकेट्स की फॉर्म के अंदर, अकर इन पेल्विस एंड लेग्स, आपके लोअर पोर्शन के अंदर जो है पेल्विक गर्डल्स के अंदर जो है वो आपको होता हुआ नज़र आएगा, लेग्स के अंदर आपको होता हुआ नज़र आएगा रिकेट्स, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके जो नी जॉइंट हैं वो बेंड हो जाते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी या फिर रिकेट्स के होने की वजह से, या तो अंदर की तरफ मूव हो जाएंगे या फिर बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा मूव हो जाएंगे, एबनॉर्मल पोजीशन को शो करते हुए नज़र आएंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम आगे चलते हैं, हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट है क्या। हमने जैसे आपसे डिस्कस किया कि क्लेफ्ट पैलेट या तो आपके अपर जॉ या फिर अपर लिप की सीलिंग को कहा जाता है। क्लेफ्ट पैलेट इन विच द सीलिंग ऑफ द बकल कैविटी विच इज़ द पैलेट, ठीक है जी, इज़ ऑन द अपर लिप इज़ ऑन द पैलेट, ठीक है जी। अपर लिप क्या होगा, आपके पैलेट के ऊपर, यानी जो आपका अपर लिप जो है वो आपके जॉ की तरफ से जो है वो आपको, या फिर जॉ भी कटा हुआ नज़र आएगा, अपर लिप भी जो है वो आपको कटा हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से जो जिन लोगों का लिप कटा हुआ होता है उनका सामने से जॉ भी, जबड़ा भी कटा हुआ होता है। बात समझ में आ गई? ये क्लेफ्ट पैलेट की निशानी है कि उसके अंदर उसका जॉ बाज़ औक़ात कटा हुआ हो सिर्फ, या फिर उसका अपर लिप और जॉ दोनों के दोनों कटे हुए हों। माइक्रोसेफेली हमने आपको बताया कि साइज़ ऑफ द स्किल रिड्यूस हो जाएगा, सम टाइम जेनेटिक बेस होता है और सम टाइम आर्टिफिशियली होता है। हमने आपको बताया कि जेनेटिकल बेस पर भी कैसे होगा और आर्टिफिशियल बेस पर भी कैसे होगा, जिसकी वजह से इन बच्चों का जो साइज़ ऑफ स्किल है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये एक सम टाइम जो है उन्हें एबनॉर्मल कर दिया जाता है, और जेनेटिकल बेसिस के ऊपर ये एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मल पोजीशन से हटकर इनकी ग्रोथ हो रही होती है। और इसी तरीके से कुछ लोगों को जो है वो आर्टिफिशियली एबनॉर्मल किया जा रहा होता है, जो कि कल्प्रिट है। आगे चलते हैं। नॉर्मल जॉइंट को देखिए आप, आपको बोन भी नज़र आ रहा है और आपको जो है साइनोवियल जो है मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है, कार्टिलेज भी नज़र आ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आप देखिए कि आपको नज़र आ रहा है कि बोन्स जो हैं वो आपस में मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि इसके अंदर आपको कार्टिलेजियस पोर्शन जो है वो आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बात समझ में आ रही है?
एंड देन आपके जो जॉइंट्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से आपको जो है वो जर्क्स पड़ते हैं, यानी आपके जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। आर्थराइटिस पर आइए, अब आप देखें बोन्स के अंदर इरोजन आपको नज़र आ रही है, और अब आपको इसके अंदर ना तो साइनोवियल फ्लूइड नज़र आ रहा है, ना कार्टिलेज नज़र आ रहा है, और आपका जो जॉइंट है यानी नी जॉइंट अगर आप कहें तो नी जॉइंट जो है उसकी पोजीशन ही चेंज हो गई है। नॉर्मल जॉइंट को देखिए दोबारा, और फिर आर्थराइटिस को देखिए दोबारा, आपकी जो नॉर्मल पोजीशन है वही पूरी की पूरी चेंज हो गई है। जॉइंट जो है वो पूरा का चेंज हो गया, जिसकी वजह से आप देखिए इसके अंदर रेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, स्वेलिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, और बोन्स आपकी पोरस होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रा सा झटका लगा या कोई भी चीज़ इस पर आके लगी, आपका जॉइंट जो है वो टूट जाएगा। माल न्यूट्रिशन को आप देखिए, आप माल न्यूट्रिशन को समझने के लिए विटामिन की कमी और इसी तरीके से आपको कैल्शियम की कमी, आप देखिए दो पिक्चर्स आपको नज़र आनी है, जिसके अंदर आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्केलेटल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और दूसरी पिक्चर के अंदर जो है वो बच्चे जो हैं वो भूख के मारे अपना हाथ फैलाए हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको भी खाना दे दिया जाए, ताकि वो जो है अपनी न्यूट्रिशनल प्रोसेस को पूरा कर सकें। इस प्रोसेस को यानी कि जिसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम हो जाए, अमूमन इस बीमारी को हम रिकेट्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ये आपके अपर पोर्शन से लेके लोअर पोर्शन तक हर बोन के अंदर जो है, चाहे जाहिर सी बात है आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे, आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं, आपकी पूरी की पूरी बॉडी वीक हो जाती है, इवन डेथ हो जाती है आपको। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन की बात करें तो डिस्क स्लिप की बात करते हैं हम। डिस्क स्लिप, ठीक है जी, डिस्क स्लिप स्पेशल डिस्क लाइक पार्ट होता है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, वर्टिब्रा के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है जी। आप ये देखिए, आपको जो वर्टिब्रा नज़र आ रहा है तस्वीर के अंदर, इसके दरमियान के अंदर मौजूद होता है, बिकम इफेक्टेड, और ये क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, जो कि अमूमन इट वर्क और एक्ट लाइक शॉक एब्जॉर्बर्स। आपकी वर्टिब्रा, यानी मिसाल के तौर पर आपको झटका लगा, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी को टक्कर हुई, तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, सम सेकंड्स के लिए, थोड़े सेकंड्स के लिए पीछे जाती है, एंड देन वो रिकवर होकर वापस आती है। तो ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है ना, शॉक एब्जॉर्बर, ये डिस्क लाइक पार्ट, ये इफेक्टेड हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, कॉजेस पेन करता है नेक के अंदर, वर्टिब्रा के अंदर, आप मूव नहीं कर पाते। ट्रीटमेंट क्या है, आप जो है वो बेड रेस्ट करें, पेन किलर्स लें, जिसकी वजह से आप इसको जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्क स्लिप आपको जो है वो नज़र आ रहा है, व्यू आप देखिए इसका, आपको जो है वो नॉर्मल डिस्क नज़र आ रहा है, और आपको जो है एबनॉर्मल डिस्क नज़र आ रहा है, जिसके अंदर नर्व जो है, नर्व रूट आपको कंप्रेस्ड होती हुई नज़र आ रही है। ये जब कंप्रेस्ड होती है तो कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर से जो है वो आपका जो वर्टिब्रा होता है वो इसे कंप्रेस कर देता है, और वो कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि वो कंप्रेस होने की वजह से नर्वस सिस्टम से जो है वो सही तरह से मैसेजेस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता, और वो कनेक्शन जो है ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब जो है, आपको जो जर्क एब्जॉर्ब करने की पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से हम दूसरी डिस्कस करते हैं, स्पॉन्डालिसिस कहा जाता है उसे डिसऑर्डर को। द स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रा बिकम नैरो, ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नर्व ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिकम प्रेस्ड, और वो क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। आप जो है वो नीचे वाली पोजीशन में देखिए, नीचे वाली पिक्चर में देखिए, आपको एक नॉर्मल वर्टिब्रा नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्पॉन्डालिसिस की तरफ कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप थर्ड वाली यानी कि इस वर्टिब्रा के अंदर, इस पिक्चर के अंदर थर्ड वर्टिब्रा को देखिए, नॉर्मल और थर्ड वाली को देखिए कि आपका जो वर्टिब्रा है वो किस तरीके से इफ़ेक्टेड हुआ नज़र आ रहा है आपको। पेन होगा आपके नेक के अंदर, शोल्डर्स के अंदर, अपर पार्ट ऑफ आर्म्स के अंदर। प्रिकॉशंस क्या हैं, हार्ट कॉलर आपको यूज़ करना पड़ेगा। अमूमन आपने देखा होगा कि जो है वो कुछ लोग जो हैं वो अपने गर्दन के अंदर जो है वो एक पट्टा बांध के रखते हैं, जिसे हार्ट कॉलर कहा जाता है, ताकि वो जो है उनको अमूमन सर्वाइकल हुआ होता है, स्पॉन्डालिसिस डिजीज़ कॉज हो जाता है, उन्हें मेडिसिन्स ली जाती हैं, इसके अंदर पेन किलर्स ली जाती हैं। एंड देन उसके बाद आर्थराइटिस को डिस्कस करते हैं। स्वेलिंग एंड पेन इन द जॉइंट्स, अनेबल टू मूव प्रॉपरली, कॉजेज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट करेगा आपके मूवमेंट पर।
ट्रीटमेंट आर्टिफिशियली भी होता है, बाज़-औक़ात जो है वो हम जॉइंट्स को जो है वो आर्टिफिशियल जॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिज़ियोथेरेपी है, आपको जो है फिज़ियोथेरेपी के थ्रू जो है वो आपके बोन्स को जो है वो इस काबिल बनाया जाता है कि वो मूव हो सकें। इसमें मेडिसिन्स भी यूज़ की जाती हैं, पेन किलर्स भी यूज़ की जाती हैं। शियाटिका क्या है? शियाटिक नर्व है। अब शियाटिक नर्व जो है वो किसी ट्रॉमा की वजह से जो है वो क्या हो जाए, प्रेस्ड हो जाए, जिसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम से आपके लोअर पोर्शन का कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। अमूमन जो है वो एरिया ऑफ पेन जो होता है वो रेड कलर का होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप नी में अगर आपको दर्द है, अगर रेड हो रहा है तो शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम आना शुरू होगी। डिसऑर्डर क्या हो सकता है? हैंड लिम्ब और फोर लिम्स, आपके हैंड लिम्स जो है शियाटिक आपके लोअर पोजीशन पर अगर हम बात करें तो वो अमूमन आपके लोअर पोजीशन आपके जो है वो हैंड लिम्ब पर अमूमन ये ज़्यादा देखा जाता है। ट्रीटमेंट आपके क्या है, एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, हम जो है वो इसको प्रेफर करते हैं कि आप इसके अंदर एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को जो है वो थोड़ा सा मूवेबल बनाएं ताकि उसका जो है वो फ्लोइंग सही हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जो है उसकी ट्रांसमिशन जो है नर्व्स की जो मैसेजेस को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो आसानी से क्या हो सके, एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं डिजीज़ और डिफॉर्मिटीज़ के हवाले से। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसको आगे लेकर चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।